सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और मंजू जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार संगीता और सभी सखियों सहेलियों श्रोताओं को मेरा यानी मंजू द्विवेदी का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व है ये। तो आज के इस खास दिन हम अपने सभी देशवासियों को विविध भारती परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, है ना। और 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणतांत्रिक देश बना। हिंदुस्तान वासियों के लिए एक संविधान लागू हुआ जिससे भारत में कानून का राज कायम हुआ और जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। तो इस खास दिन को हम बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बड़ी खुशी का दिन है हम सबके लिए ये, है ना। और सुबह से ही बल्कि बड़ी चहल पहल रहती है। हाँ। और याद होगा मंजू जी जब 26 जनवरी का ये पर्व राष्ट्रीय पर्व हम मनाया कर, बचपन की बात बता रही हूँ कि पहले से ही कितनी तैयारियां हम लोग क्या करते थे, चाहे वो झंडे की बात हो, चाहे वो स्कूल ड्रेस हमें कैसी कितनी सुंदर पहननी है और किस तरह से लेना है, किस तरह से परेड स्कूलों में जो आयोजित होती थी, तो वो सारे कार्यक्रम भी याद आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरह का कुछ दृश्य रहता है देखिए राजपथ पर आज के दिन भी। बिल्कुल परेड जो होती है ना वो जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही विशेष मुख्य एक आकर्षण का केंद्र होता है। और हमें याद है कि जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो जब भी ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व आते थे हम जरूर पूरी परेड देखा करते थे और बड़ा आनंद आता। उसके बाद जब टेलीविजन आया, हम थोड़े बड़े भी हो गए, तो टेलीविजन पर राजपथ से होने वाली जो भी परेड है और जो झांकियां निकाली जाती है वो भी बड़ा एक आकर्षण का केंद्र रहती है। और हम हमेशा से देखा करते थे और आज भी देख रहे हैं और आज भी उतना ही आनंद और उतना ही गर्व महसूस होता है। जी, और राजपथ पर अगर देखें तो एक जगह पर, खास जगह पर बच्चे बहुत सारे इकट्ठा होते हैं जो बहुत अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। और इसी तरह से वहाँ जो परेड आयोजन की जाती है उसमें वहाँ भी और कई जगह पर और भी विद्यालयों में भी देखिए मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। एक सुंदर सी परेड जो हर एक क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में, किसी भी राज्य की बात अगर हम करें तो ऐसा ही माहौल आज के दिन तो होता ही है, बड़ा सुंदर। और साथ ही साथ मंजू जी एक चीज और है कि झांकियां बड़ी सुंदर राजपथ पर दिखाई जाती हैं। और जिन झांकियों में सेना के जो जवान होते हैं वो भी हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हर एक अलग अलग जगह की जो एक संस्कृति होती है, एक पहचान होती है, तो उसकी भी झांकियां बड़ी सुंदर निकाली जाती हैं। रंग बिरंगी झांकियां होती हैं जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए रहते हैं। और एक बात का और भी बड़ा ही ये है कि देखिए आजकल तो ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी कोई माने नहीं रखती अगर राजपथ के दर्शन किए जाएं, देखे जाएं तो पूरा भरा ही रहता है। बल्कि कुल मिलाकर ये सब बातें मिलकर के एक खूबसूरत समा बना देती है। और सुंदरता के साथ में एक गर्व का भी अनुभव इस समय हमें होता है। और साथ ही साथ हम आज के दिन अपने जो देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिन शहीदों का योगदान रहा है उनको भी आज हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि उनके बलिदान की वजह से ही आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। हमारा अपना संविधान है, हमारे अपने अधिकार हैं, तो ये सब उनकी वजह से ही है। तो इसलिए आज हम उन्हें भी याद करते हैं और एक बार फिर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वन्दे मातरम्। गीत हमने सुना और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत था जो हमारे अंदर भी एक देशभक्ति की भावना को जागृत करता है और एक ऐसे जज्बे को जन्म देता है कि हम अपने देश के जो इसमें बखान किया गया है उस पर हम गर्व करने लगते हैं, है ना। और जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो उसी के साथ अधिकारों की बात होती है कि हमें संविधान की ओर से हर प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात करते हैं तो उसके साथ कर्तव्य भी यूं कहें कि अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं। अधिकार केवल अकेले नहीं होते बल्कि उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपने कर्तव्यों की। तो स्वयं हम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, पड़ोसी और समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। अपने प्रति भी मानसिक और आर्थिक विकास के लिए हम प्रयास करें। किसी भी धर्म, जाति, भाषा या किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान आदि के आधार पर हम भेदभाव ना करें, बल्कि एक देशवासी होने की जो भावना है वो मन में हो। हमारे अच्छे विचारों, कर्तव्यों से देशभक्ति की भावना, एकता से समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है और ये हमारा नैतिक दायित्व भी होता है ना। और ये सभी जो भी हैं उन्हें ये तो समझना ही चाहिए कि राष्ट्र अगर है तो ही हम हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज का जरूर सम्मान करें, करना ही चाहिए, सभी करते हैं। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, देश की विरासत को संजोएं, संस्कृति का संरक्षण करें, राष्ट्र की सुरक्षा करें, भाईचारे की भावना रखें, पर्यावरण के बारे में भी जरूर सोचें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जरूर करें, वैज्ञानिक सोच का विकास करें, हिंसा को त्यागें और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें। बिल्कुल, यही सबके लिए अच्छा है जी। बिल्कुल। और जब हम अपने इन कर्तव्यों का जो निर्वाह है वो ठीक तरीके से करते हैं ना संगीता, तभी हम एक सुरक्षित देश में निवास कर सकेंगे। क्योंकि देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी या फिर देश की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा की बात करें हम, या पर्यावरण की जैसे हमने बात की, तो वो कुछ लोगों की के वश की बात नहीं है, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। देशवासी होने के नाते अगर हमें अधिकार हैं तो उसके साथ में उन कर्तव्यों का निर्वाह करना ये भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम ये ना सोचें कि भाई ये काम हम कैसे करें, ये तो सरकार करेगी या फिर कोई इसके लिए कोई विशेष तौर पर कोई लोग नियुक्त हैं वो करेंगे, ऐसा नहीं है। हर बात की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होती है और अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक तरह से करते हैं तो वहाँ जो है व्यवस्था भी ठीक तरीके से चलती रहती है। इसलिए इन बातों का हम सभी ख्याल रखें जी। और एक चीज और है मंजू जी कि संस्कृति हमारी बहुत अलग अलग है, भाषाएं भी बहुत अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, या कहीं ऐसा भी होता है कि भाषा नहीं समझ में आती है, या कहीं देखा जाए तो जो हमारे परिधान होते हैं वो भी अलग हैं। लेकिन इन सभी चीजों से ऊपर उठकर अगर हम देखें तो एक मन की भाषा होती है, एक प्रेम की भाषा होती है जो सभी हम भारतवासी समझते हैं। तो ये भी एक हमारा कर्तव्य है कि जहां भी हैं या जिस
क्षेत्र में भी हैं, जिस भाषा के क्षेत्र में हैं, सभी जगह एक सामंजस्य बनाकर रखें और अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करें। बिल्कुल। वैसे भी हमारा देश विविधता वाला देश है, इसमें इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अलग बोली है, पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज अलग अलग हैं, त्योहार अलग अलग हैं। लेकिन जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो उसमें भी भावना वही छुपी होती है कि सब मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ उन त्योहारों को मनाएं, उन पर्व को मनाएं, यानी कि मिलना जुलना रहे और हम सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें, उनकी रीति रिवाजों का सम्मान करें। इसी में अनेकता में एकता की भावना जो है वो निहित होती है। तो ये हमारे कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन हमें ठीक तरह से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जब सार्वजनिक स्थानों की बात आती है या किसी सार्वजनिक संपत्ति की बात आती है तो हम उन्हें गंदा करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं या कई बार हिचकिचाते नहीं हैं। तो वहाँ भी हमारे कर्तव्य जुड़े होते हैं कि नहीं, वो हम सभी की साझी जिम्मेदारी है, हम सभी की चीज है, इसलिए हम सभी को संभालना आवश्यक है। जी। और एक बात है जो वैज्ञानिक सोच से भी आती है कि हमारी जो सोच है वो कितनी सुदृढ़ है, कितनी अच्छी है। तो एक वो भी है। और साथ ही साथ जब हम किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक प्रेम व्यवहार रखें, अच्छी बातों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल देखिए कंप्यूटर का ज़माना है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो बड़ा ही जल्दी इंसान भावुक भी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इंटरनेट से जो बातें बाहर आ रही हैं उन पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो इसको भी ज़रा संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एकता बहुत ही ज़्यादा खंडित होती है। बिल्कुल। तो अपना ज़रूर एक ना एक नज़रिया होना चाहिए और विचार होने चाहिए। जी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
संगीता, कर्तव्यों की बात हमने की और अब हम बात करते हैं अधिकारों की, है ना? तो जब अधिकार और कर्तव्य साथ होते हैं तो पहले हमें अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अक्सर होता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा सोचता है, कर्तव्यों की बातों को भूल जाता है। लेकिन हमने पहले भी ये बात कही कि अधिकारों के साथ कर्तव्य अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें पृथक करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए पहले आप अपने कर्तव्यों के बारे में सोचे, समझे और उनका निर्वहन करें और उसके बाद अपने अधिकारों की बात करें। तो जो हमारा, चूंकि एक गणतांत्रिक देश है, तो हमें जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, तो उसमें सबसे पहला समानता का अधिकार है कि जो भी देशवासी हैं हम सब समान हैं, सबको एक समान अधिकार हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई यूं कहे कि भेदभाव वाली जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा जो अधिकार की बात आती है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम सब स्वतंत्र हैं, कहीं देश में कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए, भ्रमण करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन साथ ही साथ स्वतंत्रता का हम मतलब भी समझे कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या राष्ट्रीय संपत्ति को ठेस पहुंचाए या किसी की अवमानना करें या शालीनता भंग करें। इस बात की स्वतंत्रता हमें नहीं है, बल्कि हम चाहे जिस भी भाषा को अपना सकते हैं, जहां चाहे पढ़ाई कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता के मायने को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए जी। और इसके लिए सख्त, जब अगर जरूरत पड़ती है तो सख्त निर्देश भी हैं, क्योंकि ये कानून ही है। तो गणतंत्र में कानून का बहुत महत्व होता है। तो इसी वजह से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, इन्हें अधिकार दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह से किसी भी तरह की अवमानना होती है या आप समझते हैं कि आपके साथ कुछ गलत है, तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और किसी भी तरह के जो असंवैधानिक कृत्य होते हैं इनकी सुनवाई कर सकें और यथोचित न्याय कर सकें। और अगर हम गांवों की बात करें तो ग्राम पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं। तो इस तरह से एक न्यायिक प्रक्रिया भी है कि कानून जो है उसकी व्यवस्था को बनाकर रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का हमें अधिकार है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो एक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और कई बार ग्राहक के हितों को लेकर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि हम कहीं से कोई चीज़ खरीदें और वो चीज़ ठीक नहीं निकली, हमें ऐसा लगे कि हमें ठगा जा रहा है कुछ है, तो उसके लिए भी एक अलग से कानून है, अधिकार है, उसके तहत भी हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। और एक प्रक्रिया के तहत वो लड़ाई लड़ करके और हम जो है अपनी चीज़ का या यूं कहे कि अपने धन का उचित इस्तेमाल हो सके, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये भी एक अधिकार हमें प्राप्त है, यानी कि जब भी ऐसा लगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है हमारा, तो तब भी आप आवाज उठाएं। ऐसा ना हो कि आप चुपचाप बैठ जाएं उसके खिलाफ भी। जी। और अलग धर्म है, अलग संस्कृति है, शिक्षा की स्वतंत्रता भी है, लेकिन धर्म और संस्कृति अलग होने के बाद भी ये हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो इसको मतलब इससे जो कानून है उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये सुरक्षित है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना ये सोचना है कि वो किस धर्म, किस संस्कृति से वाबस्ता है और कैसे उसकी सुरक्षा की जा सकती है। संपत्ति का अधिकार भी है कि अगर हम किसी तरह से अपनी संपत्ति पर ये समझते हैं कि कोई आंच आ रही है तो उसके लिए भी न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये भी अधिकार हमें संविधान से मिला हुआ है। तो मूल अधिकारों का उद्देश्य जो होता है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए है। तो अगर हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है तो वो लोकतांत्रिक इसीलिए है क्योंकि वो एक ऐसे अधिकारों को देता है हमें जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है, जिससे हम सभी की रक्षा होती है, हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। बिल्कुल।
अपने बयान छोड़ो, सुन लो बयान हमारा। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ओ जंग करने वालों, जंगों से बाज आओ, जंगों से बाज आओ। दुनिया है ये हमारी, इसको न तुम मिटाओ, इसको न तुम मिटाओ। अपने बेघर नहीं दो, बच्चों पे रहम खाओ, बच्चों पे रहम खाओ। सारे जहां के हम हैं, सारा जहां हमारा। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये गीत हमने सुना संगीता, और जब इस गीत की लाइनें कान में पड़ती कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, तो ये लाइनें ही अपने आप में जब सुनने के बाद हमारे दिल में इतना गर्व पैदा कर देती है कि क्या कहें। अपने देश से हमें प्रेम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है यूं कह सकते हैं कि देश प्रेम की भावना और भी ज्यादा बलवती हो जाती है ना। जी, हमारा देश है भी ऐसा सुंदर। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं मुस्कुराहट की, है ना। मुस्कुराहट कितनी आवश्यक है हम सभी के लिए, और मुस्कुराहट से एक बात ये भी है कि एक इशारा मिलता है कि हाँ, व्यक्ति खुश है या फिर अपने जीवन से संतुष्ट है, या वो जहाँ रह रहा है, जिन परिस्थितियों में रह रहा है, उन सब परिस्थितियों से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। ये एक भावना भी वो उस मुस्कुराहट के साथ व्यक्त करता है। ये खास बात होती है मुस्कुराहट में। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी कोई हमसे मिलता है, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अगर हम उसका स्वागत करते हैं, तो सामने वाला संतुष्ट हो जाता है उसी समय, और उसके मन में लगता है कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति से मैं जाकर के मिलूं, बात करूं, यानी कि मिलने की जो एक भावना है वो और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो देखिए, एक बात छोटी सी है, एक मुस्कुराहट की है, लेकिन इन बातों, इस एक छोटी सी बात से कितनी बातें जुड़ी होती है। बहरहाल, हम मुस्कुराहट क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है। ऐसा भी होता है मंजू जी कि जानते पहचानते हैं तो मुस्कुराते भी हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई बड़े अनजान से लोग दिख जाते हैं और उनकी भी मुस्कुराहट जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे जानी पहचानी सी है। और बिना जान पहचान के भी एक मुस्कुराहट सामने वाले के पास से जरूर मिलती है। बिल्कुल, यानी ऐसा भी कभी होता है। यानी एक जो मुस्कुराहट है वो जान पहचान को बढ़ा देती है ना। तो हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि मुस्कुराना क्यों आवश्यक है। ये केवल एक काम है ऐसा तो नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, हमारे मन के लिए कितना आवश्यक है, एक सुखी जीवन के लिए, एक संतुष्ट जीवन के लिए कितनी जरूरी है मुस्कुराहट, इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे जीवन में आजकल प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं, वहीं से एक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो जाता है। कक्षा में प्रथम आने की प्रतिस्पर्धा, या किसी खेल में सबसे आगे आने की प्रतिस्पर्धा, उसके बाद अच्छी नौकरी लगने की, ज्यादा पैसा कमाने की प्रतिस्पर्धा, अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से प्रतिस्पर्धा। तो ये जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल पड़ा है, या ये जो भावना चल पड़ी है, इसके तहत हम मुस्कुराना, हंसना, खुश रहना कहीं थोड़ा भूल सा गए हैं। तो उन बातों को फिर याद करें और मुस्कुराएं, खुश रहें। ये जो प्रतिस्पर्धाएं हैं ये तो चलती रहेगी। अगर क्लास में अगर एक बच्चा पहला आ गया, या दूसरे स्थान पर आ गया, तीसरे स्थान पर आ गया, तो ये बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, है ना, या फिर अपने आप को साबित करने के मौके मिलते हैं। जी, लेकिन होता यह है कि प्रतिस्पर्धा में हम भूल जाते हैं कि हम भी अपने लिए भी हमें मुस्कुराना चाहिए। तो ये
बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो इसे हम तरक्की से भी बहुत जोड़ते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है तो तरक्की के लिए ही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन इसका असर बिल्कुल ही विपरीत होता है, उल्टा होता है कि तरक्की तो हम करें देखिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी हंसी, इससे अपने जीवन को संवारे भी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा असर खुद पर ही पड़ता है, सामने वाले पर भी पड़ता है, खुद पर भी पड़ता है। तो अगर हम खुश हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी है। मुस्कुराहट, अगर कितना भी व्यस्त व्यक्ति है, लेकिन अगर एक छोटी सी मुस्कुराहट है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा संबल देती है। हाँ। और अगर हम अतीत की बात करें ना संगीता, तो अगर कुछ सालों पीछे अपने मन को ले जाएं या फिर उन विचारों को ले जाएं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ हम बहुत ज्यादा समृद्ध भले ही न थे, लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट बहुत थे। यानी कम था, व्यवस्थाएं कम थी या सुविधाएं कम थी या पैसा कम था, कपड़े लत्ते बहुत ज्यादा नहीं थे पहनने के लिए, धन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे पास थी, वो थी संतोष के पल, खुशी के पल, मुस्कुराहट के पल, जो कि हमारी असली संपत्ति है। लेकिन हम उस बात को थोड़ा सा भूल गए, बल्कि इस जमाने में हम उन भौतिक चीजों को या उन साधनों को हम ज्यादा महत्व देने लगे, इसीलिए शायद हम थोड़ा सा मुस्कुराना कम कर चुके हैं या भूल चुके हैं। जी, परिवार में भी ऐसा ही होता है कि भाव मुस्कुराने के या खुश रहने के ये सर्वोपरि होने चाहिए। और ऐसे ही हमारे संस्कार थे, संयुक्त परिवार था जब, तो भी देखिए बहुत सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन साथ ही साथ इतना काम भी होता था, लेकिन तब भी एक दूसरे की खुशी होनी भी चाहिए कि उसका सम्मान किया जाए। मर्यादाएं भी देखिए बहुत निभाई जाती थी, तीज त्योहार भी होते थे, बड़ी भीड़ भाड़ भी होती थी, लेकिन फिर भी सब लोग हंसी खुशी मिल बैठकर काम करते थे। तो आपस में मिलना जुलना, हंसी ठिठोली, खान पान, साथ, इसके अवसर भी हमें मिला करते थे। मनोरंजन की भी अगर बात की जाए तो छोटे मोटे खेल थे, क्योंकि ये कंप्यूटर तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं। आजकल बच्चे ज्यादातर इंटरनेट में ही बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो खेल लेते हैं, लेकिन आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जा सकते हैं, घर के अंदर भी खेले जाने वाले खेल, या फिर अगर बच्चों का मन होता था तो वो अपनी तरह से कि कुछ कढ़ाई करना, लड़कियां हैं तो कुछ बिनाई करना, अच्छे अच्छे चित्र बनाना, जिसको चित्रकला का शौक है, तो इन सब चीजों के भी बड़े भरपूर मौके थे। और संगीता, यहाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा तुमने कहा कि तीज त्योहारों के बाहर थी और आपस में मिलना जुलना था, तो मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ऐसा माहौल था, सब तरफ ही ऐसा माहौल था कि जैसे छुट्टियों के दिन होते थे या कोई पर्व होता था, कोई त्योहार होता था, तो पूरा का पूरा परिवार, यानी अब जो है अगर पूरे परिवार की बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि घर के जो 3-4 सदस्यों के अलावा चाचा या ताऊ के बच्चे अगर आ जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात इसे हम कहेंगे। लेकिन जब उस समय की बात करें तो मामा, मौसी, बुआ और चाचा ताऊ तो हैं ही, इन सब के बच्चे जो है इकट्ठे होते थे, और कम से कम 25-30 बच्चे भी इकट्ठे हो जाते तो भी कहीं कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी या किसी से कोई शिकायत नहीं थी। तब भी वो आपस में सामंजस्य बना लेते थे, साथ खेलते थे और साथ त्योहार का आनंद लेते थे। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो अगर 4-5 बच्चे भी अगर इकट्ठे हो जाए तब भी वहां कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति देखने में आती है, वो भी आपस में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं और एक दूसरे से इतनी शिकायतें हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अरे कहाँ साथ में आ गए, अरे चलो ठीक है, हो गया त्योहार व्योहार मन गया, अब चलो दूर हो जाओ, नहीं तो अभी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाएगी। तो ये बात है कि हम उस सरलता को, उस सहजता को भूल चुके हैं, सामंजस्य बिठाने की क्षमता हमारी कम हो चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए। जी। आशी
तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। गीत हमने सुना, मुस्कुराहट से भरा हुआ गीत था और गीत सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी आ गई। अच्छी बात है, अगर इन छोटी छोटी बातों से चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि हम मुस्कुराना भूल गए, लेकिन हाँ, एक अवसर ऐसा आता है संगीता, जब हम सब भले ही मन से ना सही लेकिन मुस्कुराने का नाटक जरूर कर लेते हैं है ना। यानी कि जब हम फोटो खिंचवाते हैं तब हम ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं। यानी मुस्कुराना हमें भी अच्छा लगता है या फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें दिखाने में भी आनंद आता है। इसका मतलब ये है कि चेहरे मुस्कुराहट की अपनी एक खास वजह है या खासियत है। तो भाई आप आनंदित होकर मुस्कुराइए, इसमें क्या हर्ज है ना। ड्रामा करने की बजाय, नाटक करने की बजाय आप स्वच्छंद होकर मुस्कुराइए, तो उसमें ज्यादा आपको शरीर के लिए वो फायदेमंद होगा। और आजकल क्या हो गया, हंसने के लिए लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़ने लग गई। यानी स्वच्छंद हंसी हम हंसना भूल गए हैं, इसलिए ऐसे दिन आए हैं कि हमें जाकर के एक ऐसा क्लब ज्वाइन करके वहां पर जाकर के हंसना पड़ता है। लेकिन पहले छोटी छोटी बातों में हम अपनी हंसी खुशी की वजह ढूंढ लेते थे और मुस्कुराया करते थे, जो कि बड़ी अच्छी बात थी, है ना जी। और अब ऐसा नहीं है अब अगर मुस्कुराना है तो फिर ये देखना पड़ता है। कई बार तो लोग ऐसा सोचते हैं कि आसपास कौन है, तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब सा एहसास होता है। तो इस मतलब कहने का ये है कि मुस्कुराने से पहले कई बार लोग सोचते भी हैं, ठहाकों की तलाश में कहीं ऐसा भी लगता है कि मुस्कुराहट कहीं गुम गई या हंसी की उपेक्षा होने लगी। तो अगर ऐसे दौर में देखा जाए मंजू जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्कुराहट का ही हुआ है जी। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा तो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। सभी कहते हैं कि हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन इस दौर में जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुस्कुराहट और हंसी ये सबसे ज्यादा कम देखने को मिलती और है। संगीता, हम आधुनिकता की दौड़ में चल पड़े हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि हम भी आधुनिक बने और नई से नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नई से नई जो भी साधन आ रहे हैं उन्हें अपनाएं, या फिर जल्दी से जल्दी उन साधनों को जुटा लिया जाए कि जिनका इस्तेमाल दुनिया करने लगी है, हम कैसे पीछे रह जाए। ये सब बातें ठीक है, समय के अनुसार हमें आगे बढ़ना भी पड़ता है और उन बातों को या उन रिवाजों को या उन चीजों को अपनाना पड़ता है, ये ठीक बात है। लेकिन उसके साथ ही अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। जब हम स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर स्वास्थ्य की परवाह करने से ज्यादा हम इन बातों की परवाह करने लगते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या आस पड़ोस के लोगों के पास जो है वो हमारे पास है कि नहीं, हम ऐसा तो नहीं कि हम उनसे पीछे रह गए। जब ये भावनाएं घर कर जाती है तो हम स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने लग जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे बड़ा अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए थोड़ा सा जीवन में हंसने मुस्कुराने को भी जगह दीजिए, और ये जो साधन सुविधाएं हैं ये तो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से आ ही जाती है, लेकिन स्वास्थ्य एक बार खराब हो जाता है तो उसे लौटकर वापस लाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है ना जी। और किताबें और क्लास, इनमें पहले तो ऐसा था कि इन चीजों की उपयोगिता असहज ही आ जाया करती थी, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल सा दिखता है, क्योंकि अब जो क्लास होते हैं या वर्कशॉप में कई बार देखा गया है कि मुस्कुराहट को ढूंढा जा रहा है। यानी इसके अलग से वर्कशॉप्स भी होते हैं कि आप अगर मुस्कुराते हैं तो इसका आपकी सेहत पर कितना असर पड़ता है। तो असली मूल्यों को पहचानना, अपने जीवन के स्वास्थ्य की कुंजी को जानना, और एक जो अलग सा कह सकते हैं कि नकलीपन जो है, तो इसे जरूर उतारना चाहिए। और पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी है तो उससे आप देखें, उसे पहचानें और
कोशिश ये करें कि जग में, दुनिया में व्याप्त हंसी को हासिल कर सके। बिल्कुल। और वैसे भी कहा गया है कि जीवन में व्याप्त जो नकारात्मकता है उसे हम हटाएं। घर, परिवार, प्रकृति, संगी, साथी, ऑफिस, सभी जगह सभी के गुणों को पहचानें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। व्यक्ति खुद खुश तभी रह सकता है जब हम दूसरों की खुशी में बाधक ना बने या उसकी मुस्कुराहट या उसकी हंसी खुशी ना छीने, तभी हम सच्चे अर्थों में खुश रह सकते हैं। वरना केवल दिखावे के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए हंसने मुस्कुराने से स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं होने वाला है। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आवाज दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हंस
में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। संगीता, हम तो भाई सभी के लिए यही दुआ करते हैं, यही शुभकामना करते हैं कि सभी के दामन में खुशियां हो और ये खुशियां उनके जीवन में कायम रहें, वो समृद्ध हों और सभी हंसते मुस्कुराते रहें। अगर सभी हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो ये जीवन कितना सुंदर दिखाई पड़ेगा, है ना? जी बिल्कुल। और आज हाँ, मंगलवार का दिन है, हम करियर से संबंधित बातें करते हैं, आज भी हम करेंगे। और इंडियन आर्मी यानी कि सेना में भर्ती के लिए या फिर सेना में काम करने के लिए या फिर सेना से संबंधित जो करियर की बातें हैं वो हम करेंगे। थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं से संबंधित ये बातें हैं कि आर्मी में भर्ती कई तरीकों से और कई पदों के लिए होती है। सिपाही, जनरल ड्यूटी, सिपाही क्लर्क, टेक्नीशियन या स्टोर कीपर, सिपाही ट्रेडमैन, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट इत्यादि। खुली सेना भर्ती रैली के तहत भी भर्ती होती है। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, एनसीसी इत्यादि कई टेक्निकल पदों से लेकर ऑफिसर पदों के लिए भी भर्ती होती है। जी, और इसमें जो योग्यता है वो कम से कम, मतलब क्योंकि अलग अलग पदों पर भर्ती होती है, तो कुछ एक पद ऐसे भी हैं जिसमें 12वीं पास होना चाहिए कम से कम। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। लंबाई इसकी जो अमूमन देखी जाती है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन भी जिस हिसाब से बताया उसमें एक्चुअली जो जो चीजें रहती हैं वो बताई जाती हैं, तो ऐसा है कि वजन भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए और कुछ किलोग्राम उसके लिए निर्धारित होते हैं। आंखों की नजर के लिए भी ऐसा ही होता है कि कुछ एक पैमाने होते हैं जिस पर आपकी नजर खरी उतरनी चाहिए। आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता पद और एंट्री स्कीम के अनुसार होनी चाहिए। जो भी आपकी आयु सीमा है, जो भी शैक्षिक योग्यता है, वो किस पद के लिए आप अपना आवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। और एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी करता है और 12वीं पास होना चाहिए। इसके लिए उम्र 20 साल से कम होनी आवश्यक है। जी, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो है इसकी परीक्षा साल में इसकी भी 2 बार आयोजित की जाती है। इसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता है, जिसे हम यूपीएससी शॉर्ट में कहते हैं। उम्मीदवार जो इसका आवेदन करते हैं उन्हें ग्रेजुएट होना चाहिए। इस परीक्षा के तहत आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर पद पर जा सकते हैं। आयु 19 वर्ष से 24 वर्ष तक की होनी चाहिए। और एनसीसी स्पेशल एंट्री, इसके तहत भी आप आर्मी में जा सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है इसके लिए और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तक होनी चाहिए। जी, और 10+2 यानी 12वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भी आप सेना में जा सकते हैं। इसमें उम्मीदवार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विषयों के साथ साथ 12वीं पास आयु इसकी जो बताई गई है निश्चित है वो 20 वर्ष से कम होनी चाहिए। बिल्कुल। और इंडियन आर्मी टीजीसी यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स आर्मी टीजीसी की भर्ती साल में 2 बार होती है। इसके लिए भी आयु 20 से 27 वर्ष होनी आवश्यक है। इसके अलावा टेक्निकल रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी लॉ ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आदि के तहत आप भारतीय सेना में भर्ती ले सकते हैं। इस प्रकार देश के सैन्य बल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हम अपना करियर बना सकते हैं। और देश सेवा में जाने के जो इच्छुक जो भी युवा हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है करियर का। तो हम तो यही कहेंगे कि युवा अधिक से अधिक इसमें रुचि लें और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। जी। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन,
आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, अपना वतन। आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन। आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन। आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। संगीता, फेसबुक पर बहुत सारे हमारे श्रोता मित्रों ने आज गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हमें दी हैं और साथ ही उनके कुछ कमेंट्स भी हैं, तो वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती जो अपने नाम के अनुरूप दिन रात संगीत भरा मनोरंजन के साथ सभी को जोड़कर विविधता में एकता को सार्थक कर रही है। गणतंत्र हमें जो अधिकार देता है, उस अधिकारों के साथ हमारे भी गणतंत्र के प्रति ऋण अदा करने का जो फर्ज है वो बनता है, जिसे हम नीति नियमों का पालन करते हुए अदा कर सकते हैं। तो ये बात इन्होंने लिखी है, हम धन्यवाद देते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये अपनत्व से भरा आपका मेरा गणतंत्र, विविधता में एकता आपका मेरा गणतंत्र, लोकतंत्र की लाज बचाता आपका मेरा गणतंत्र, घोर निराशा में उजाला मेरा आपका गणतंत्र, मानव मानव की आशा है आपका मेरा गणतंत्र। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है। उन्होंने बहुत इसको एक तरह से कविता के रूप में लिखा है। बिल्कुल। तो और एक और श्रोता हमारे ये लिखते हैं,
कि इसी गणतंत्र ने हमें अधिकार दिए हैं, वैसे अधिकार हैं जो संपूर्ण मानव के उस हर बिंदु को छूने की कोशिश करते हैं, जो उसके लिए रक्षा का आवरण तो देते ही हैं और अधिकारों का उपयोग करने की शक्ति भी देते हैं, और यही अधिकार हमें लोकतंत्र की विरासत में मजबूती भी प्रदान करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। और कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं, और उसमें से हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि अभी अभी थोड़ा नींद से आंख खुली तो पता चला कि हंसने हंसाने मुस्कुराने की बात चल रही है। तो यही कहूँगा कि जिंदगी में जिसने हंसना हंसाना सीख लिया, मानो उसने जीना सीख लिया। काहे का सोचना, काहे का टोकना, जियो और जीने दो। जितना है अपने पास उसमें ही खुश रहना सीख लो, ये जिंदगी खुशनुमा बहार बन जाएगी। सच पूछो तो हर रोज एक त्योहार बन जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो हम इन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि आप अपने ये जो कमेंट्स हैं ये लिखते रहिए, अपनी राय हमें देते रहिए। आपकी राय से हमें पता चलता रहता है कि आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, सखी सहेली कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपके विचार, ये हमें जानने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, बहुत खुशी होती है। इसलिए आप हमेशा अपनी राय हमें बताते रहिए। और अब जब हमने घड़ी की तरफ नजर डाली ना संगीता, तो हमें पता चला कि टिक 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 करती हुई घड़ी आगे बढ़ती जा रही है और हमें इस बात का इशारा कर रही है कि भाई अब हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। तो आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।